हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और हम एनटीपीसी सीबीटी 2 के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे। और एनटीपीसी सीबीटी 2 के पेपर के सॉल्यूशन में हमने 9 मई 2022 को जो शिफ्ट फर्स्ट का पेपर लगा था, उस शिफ्ट फर्स्ट के मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हमने हल कर लिए थे और उसके ऑलरेडी वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखे हैं। अब इसमें बात करेंगे हम 9 मई जो 2022 को शिफ्ट सेकंड में जो पेपर लगा था, शिफ्ट सेकंड जो कि आपकी 3:30 से 5 बजे के बीच हुई थी लेवल 6 की। उसके बाद में हम लेवल 4 का जो पेपर बचेगा उसका भी सॉल्यूशन कर लेंगे। इसमें मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों का कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा और जो भी आपके डाउट है वो सारे के सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे। और आपको सीटिंग अरेंजमेंट के चाहे ज्योमेट्री के जो भी आपके प्रश्न हैं वो आप एक सीटिंग में यानी कि एक बार पढ़ने के बाद में कर पाओगे। दोबारा आपको बार बार डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपन प्रश्नों की तरफ। तो इससे का जो पेपर का पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न अपन जीके के प्रश्नों को हल नहीं करेंगे, वो आप देखते चले जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे ये प्रश्न नंबर 2 है, ये रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें देखो आपको दे रखा है, ये निर्देश दे रखे हैं। निर्देश देने के बाद में इसमें बोला है कि ये कोई एक श्रृंखला है 15, 8 और 12 और यहाँ दे रखा है 10, 26, 6 और 13, यहाँ दे रखा है 12। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको दो आपको लगाने किसी तरीके से आप किसी भी गुणा का या प्लस का या माइनस का जो भी आप संक्रिया लगाएं, लगाने के बाद में आपका आंसर यहाँ 10 आना चाहिए। तो जैसे ही मुझे ये 3 संख्याएं दिखी तो मैं 15 पहली संख्या और दूसरी संख्या 8 इन दोनों को गुणा किया और तीसरी संख्या 12 का भाग दिया तो 15, 8 120 होता है और 120 में 12 का भाग दिया तो आपका आंसर आया 10, जो कि यहाँ पर दे रखा है 10। अगले में मैं बात करूं तो 26 गुणा 6 यानी पहली और दूसरी को गुणा किया और लास्ट वाली का भाग दे दिया, 13 का भाग दिया 2, 6 को 2 से गुणा किया 12 और यहाँ पर भी दे रखा है 12। यही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे इस तीसरे वाले पैटर्न में, यानी 11 गुणा 12 और किसका भाग देंगे 4 का, 4 का भाग दिया 3, 11 को 3 से किया 33। तो इसका सही आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 33, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्नों पर। जो भी मैथ्स और रीजनिंग आएंगे उन्हीं को हल करेंगे अपन। आगे चलते हैं। ये आपका तीसरा प्रश्न है, ये आपका है मैथ्स का। एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद 403.20 रुपये में बेचता है। यदि वे कोई छूट नहीं देता तो उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो पहले तो अंकित मूल्य निकाल लेते हैं। अंकित मूल्य पर 16% छूट यानी अंकित मूल्य पर 100 की वस्तु जो थी वो 16 की छूट देने के बाद 84 में बेची और वो कितने में दे दी 403.2, यानी कि इस 2 को लिख देता हूँ, नीचे क्या लिख देता हूँ मैं लिख देता हूँ 10। ठीक है, ये अंकित मूल्य 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अपन कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल किया, 4 का भाग दिया तो 21, 4 का भाग दे देते हैं तो ये आ जाएगा 1008। फिर 21 का भाग दे देते हैं। देखिए 21 का अगर जा रहा है तो 21 का भाग दिया, 21 4 84, फिर 16 बचा 68, 21 8 168 यानी 48, यानी जो अंकित मूल्य आपका आया वो ये 10 इधर गुणा होगा तो आ जाएगा 480 रुपये। ठीक है, अब इसने बोला कि यदि कोई छूट नहीं देता तो उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। यानी 480 में कोई छूट नहीं दे रहा है तो ये 480 में बेचेगा और 480 में बेच रहा है तो 28 लाभ हो रहा है। इसका मतलब 100 की वस्तु पर 28 लाभ हो गए, ये 128 में बेचा। तो जो ये 480 जो मूल्य है वो 128 की वैल्यू है और आपको क्रय मूल्य निकालना है तो 100। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं। 4 से कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 120 और 4 से इसको काटा तो ये आ गया 32। यहाँ फिर 4 से किया तो ये आ गया 30 और यहाँ 4 से किया फिर ये आया 8 और फिर 2 से कैंसिल कर दिया तो ये 4 और यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 15। 4 से इसको काटा 25, 25 गुणा 15 ये होता है आपका 375 रुपये। यानी कि इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 375 रुपये। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं इनके प्रश्नों पर। इसका अगला प्रश्न ये सीटिंग अरेंजमेंट का है, प्रश्न नंबर 4। इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि आपको किस तरीके से
डायग्राम बनाना है और क्या कौन सी आपको, देखो 10 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियां 1 और 2 में बैठे हैं। JKLMN पंक्ति 1 में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, तो दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, इसका मतलब मैं यहाँ पर इन व्यक्तियों को बिठा रहा हूँ। देखो ये 5 व्यक्ति इधर बैठे हैं और ये 5 व्यक्ति इधर बैठे हैं। इनका मुंह ऊपर की तरफ होगा तो ये उत्तर दिशा होगी और इनका मुंह दक्षिण की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। उत्तर वाले जो मुंह है उसका इधर वाला हिस्सा बायां हिस्सा होता है और इधर वाला हिस्सा इसका दायां हिस्सा होता है, जबकि दक्षिण वाले के लिए यही हिस्सा यहाँ पर बायां हिस्सा काम करेगा और ये इसका दायां हिस्सा काम करेगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। फिर इसने बोला दक्षिण की ओर मुख करके जो बैठे हैं वो कौन से हैं, वो है JKLMN, और इसके बाद में उत्तर की ओर जो मुख करके बैठे हैं QRST और U। अब प्रश्न को पढ़ना है और प्रश्न का आंसर आपको निकालना है, बस एक ही सीटिंग में पढ़ते हुए चलना है। पहला पढ़ा है Q के बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं। Q कहाँ पर है, नीचे, ये रहा Q। Q के बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब नीचे 5 व्यक्ति है, तो यहाँ बीच में Q बैठेगा और इसका बायां 1 व्यक्ति और 1 व्यक्ति, ये 2 व्यक्ति हो गए, और इधर भी 1 व्यक्ति और 1 व्यक्ति, 2 टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। J का मुख Q के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी, इस लाइन को एक बार छोड़ दो। MJ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यहाँ पर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक बार छोड़ दो। K के सामने बैठा व्यक्ति S के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, और यहाँ इसने बोला है कि न तो K और न ही S किसी भी एक सिरे पर बैठे हैं। इसका मतलब यहाँ इस वाली लाइन को पढ़ो, देखो ये समझ में आ रहा है, K और S ये जो दोनों हैं ये एक सिरे पर नहीं बैठे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस कॉर्नर पर ना तो S बैठेगा ना इस कॉर्नर पर S बैठेगा। S या तो यहाँ बैठेगा इस वाले पोजीशन में, और या यहाँ इस वाली पोजीशन में यहाँ बैठेगा। अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आएगी, देखो इसने इस लाइन को पढ़ो वापिस। K के सामने बैठे व्यक्ति S के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी K के सामने बैठा व्यक्ति S के ठीक बगल, S का बायां, देखो S को अगर इधर बिठाया तो इसका बायां यहाँ होगा और यहाँ सामने K होगा, और K कॉर्नर पर हो जाएगा तो कॉर्नर पर नहीं बिठा सकते, तो यहाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ S को यहीं पर बिठाना पड़ेगा। तो S के बाईं ओर Q, और Q के सामने यहाँ कौन बैठेगा, K। क्या ये लाइन आपको क्लियर हो गई क्या? अगर ये लाइन क्लियर हो गई तो अब आपकी दिक्कत नहीं आएगी। अभी 2 लाइन बीच में छोड़ी हुई है, उनको आगे देखते हैं। S और T के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। S और T के मध्य, देखो ये रहा S और ये 1 व्यक्ति, ये 2 व्यक्ति, तो इसका मतलब यहाँ कौन बैठा है, T बैठा हुआ है। S और T के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, क्लियर होगी। अब यहाँ से इस वाली लाइन को पढ़ो वापिस, देखो J का मुख Q के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है। J का जो मुख है वो Q के ठीक बगल में बैठे, Q के ठीक बगल में बैठे S बैठा है, ये बैठा है, इसका मतलब यहाँ पर J होगा या यहाँ पर J होगा। दोनों लाइनों को देख लिया आपने। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। देखो MJ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, MJ के बाईं ओर बैठा हुआ है, इसका मतलब अगर मान लो मैंने J को यहाँ बिठाया, J को अगर सपोज करो यहाँ बिठाया, तो इसका बायां इधर होगा, तो बायां ऑलरेडी K बैठा हुआ है, इसका मतलब J यहाँ नहीं बैठेगा, J यहाँ पर बैठेगा, और J के बाईं और बगल में कौन बैठा हुआ है, M यहाँ पर बैठेगा। हो गया क्लियर। अब आ जाओ इसके बाद में यहाँ पर आगे चलते हैं। N का मुख U के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है। जो N का मुख है, देखो N का मुख किसकी तरफ, U के ठीक बगल में। अब देखो U के यहाँ ठीक बगल में, U को यहाँ नहीं बिठा सकते क्योंकि यहाँ के ठीक S है, S के सामने J पहले से ऑलरेडी बैठा है, इसका मतलब U यहाँ बैठेगा। U के सामने ठीक N का मुख U के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति के सामने, U के ठीक बगल में बैठा हुआ है T के सामने किसका मुख है, तो यहाँ पर है N का। अब देखो N K J M कौन बचा, L बचा हुआ है, और यहाँ से Q R S T U, तो R यहाँ बैठेगा। ये हो गई पोजीशन। आपसे पूछा R के सामने कौन बैठा है, R के जस्ट सामने कौन बैठा है, M, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, M।
आपको सिटिंग अरेंजमेंट के जितने भी प्रश्न है वो आपको इस तरीके से करने कि आपको एक ही राउंड में एक ही फ्लो में आंसर आ जाए। अगर आप बार बार डायग्राम बनाएंगे तो पूरे पेपर आप पूरा जो प्रश्न है पत्र वो आपका परीक्षा में हल नहीं होगा। आगे चले, इसको एक बार आप रिवाइज करके देख लेना, इसको ये वापस समझ में आ जाएगा आपके। आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। 5वां प्रश्न देखो, ये रहा, ये रीजनिंग का है। इसने बोला है कि अंक अक्षर प्रतीक अनुक्रम का ध्यान पूर्वक अध्ययन करे और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। ये एक सीरीज है। दिए गए अनुक्रम को उल्टे क्रम में लिखा जाए। उल्टे का मतलब ये दायां इधर आ जाएगा और ये बायां हिस्सा इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कौन सा घटक दाएं सिरे से 10वें घटक के दाईं और 7वें स्थान पर है। जब भी दो अक्षर एक जैसे आ जाए दायां और दायां तो हमेशा माइनस होता है, तो 10 में से 7 को घटा दो। यानी कि आपसे पूछा है दाएं से तीसरा अक्षर, दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अभी इसने कहा उल्टा किया है, इसका मतलब आप जोड़ लो बाएं से तीसरा अक्षर, तो बाएं से पहला दूसरा तीसरा कौन सा हुआ प्लस, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला ये आपका ये रहा, ये रीजनिंग का प्रश्न है। इसने बोला वेंकट की वर्षगांठ 1 जनवरी 2012 को रविवार के दिन थी, तो अगली वर्षगांठ का दिन कौन सा होगा। यानी आपसे पूछा है 1 जनवरी 2013 को कौन सा वार होगा। तो 2012 जो है वो लीप वर्ष है। 2012 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष। और लीप वर्ष में जब भी चलते हैं तो हमेशा के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। 2 दिन एक्स्ट्रा का मतलब होता है कि बीच में एक दिन को छोड़ा जाता है। तो यहाँ रविवार से बीच में एक दिन छोड़ दो सोमवार, और सोमवार से यहाँ 1 जनवरी 2013 को कौन सा वार आ जाएगा, मंगलवार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंगलवार। 1 और 2 दिन क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि साधारण वर्ष में होते हैं 365, लीप वर्ष में होते हैं 366। 7 का भाग देंगे तो ये होंगे 52 सप्ताह और 1 दिन, तो बीच में एक दिन होता है। 366 में होता है 52 सप्ताह और 2 दिन, इसका मतलब ये 2 दिन एक्स्ट्रा चलता है। 2 दिन एक्स्ट्रा चलने का मतलब होता है बीच में एक दिन छोड़ना होता है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ये जीके के प्रश्न है जो आप देख सकते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10। 4,750 रुपये की धनराशि को एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 से 1/2 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। परिपक्वता पर देय धनराशि 6,840 थी, तो भुगतान किए गए साधारण ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर निकालनी। तो ये आपका मिश्र धन है, इसमें से ये मूलधन घटा दो, तो ये 0, 14 में से 5 गए 9, 8 यानी कि ये 0 और यहाँ से ये 2, यानी कितना आया 2,090 रुपये आपका ये आया। 2,090 ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा समय जो भी दे रखा है ये हो जाएगा 11/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ये आपकी आ जाएगी क्या दर। बस इसको हल करना है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 का भाग दिया 11 कम 11 और 11 9 99, 19 का भाग दे देते हैं 19 2 38, 38 के बाद में आपका बचा 9 और 19 5 95 और 25 का भाग 100 में दिया 4 और 4 को 2 से गुणा किया 8% आपकी क्या आ जाएगी दर आ जाएगी। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सीधा आपको सिंपल फॉर्मूले के ऊपर आधारित प्रश्न था। आगे चलते हैं 10 के बाद में 11, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें बोला है कुड को ये लिखा हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ क्लाउड को लिखा हुआ है BNTKC। बस इसमें कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। C से B पहला अक्षर एक कम किया, O से N और U से T पहला अक्षर है, L 12 पर होता है, K 11 पर, एक एक कम कर रहा है -1 तो इसी तरीके से इस माउल्डिंग का लिख दो। देखो M से एक कम करो क्या आएगा L, O से एक कम करो N, U से T और L से K और D से क्या जाएगा C और I से H और N से M और G से F, और ये आपका आंसर है सेकंड वाला। सिंपल सा था, एक एक माइनस किया था, बाकी इसमें और कुछ करना नहीं था। आगे चलते हैं 11 के बाद में 12 नंबर। ये आपका है पाइप एंड टंकी का। इसने बोला एक किसी टंकी के 50% भाग को 4 घंटे में भर सकता है। 50% को 4 घंटे में भर सकता है, तो पूरा भरेगा तो कितने घंटे लेगा 8 घंटे लेगा। बी उसी पाइप को 12 घंटे में भर सकता है।
अब ये बोल रहा है दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में भरी जाएगी। तो दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया 24। 24 में 8 का भाग दो, इसकी क्षमता 3 आ गई। 24 में 12 का भाग दो, इसकी क्षमता 2 आ गई। यानी कि ए 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालता है और बी 2 लीटर पानी डालता है, दोनों मिलके 5 लीटर डालेंगे और टंकी है 24 लीटर की, तो 24/5 यानी आपका जो टाइम आएगा वो 5 चौक 20 और 4/5 बचेगा। और मिनट में चेंज करना है तो 60 से गुणा कर दो, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, यानी 4 घंटे और 48 मिनट में वो टंकी पूरी भर जाएगी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे चलते हैं अगले प्रश्नों पर। ये जीके के हैं, ये आ गया आपका अगला प्रश्न किसका है, दूरी दिशा परीक्षण का। रूपाली एक खास रास्ते से अपने ऑफिस जाती है। प्रारंभ में वह उत्तर की ओर 17 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से बस डायग्राम बनाना आपको। ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है। मान लो ये उत्तर दिशा में 17 किलोमीटर चली। फिर बोली फिर वे अपने दाईं और पूर्व दिशा में, इधर पूर्व होता है, देखो ये उत्तर होता है और ये दिशा होती है पूर्व दिशा, दाईं ओर मुड़ करके 15 किलोमीटर चलती है। मान लो यहाँ तक ये 15 किलोमीटर चली। फिर वहाँ से दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ने का मतलब नीचे मुड़ेगी और 17 चली, तो ये 17 थी तो ये 17 इस पॉइंट पर आ जाएगी, ये 17 किलोमीटर। अब वह बाएं मुड़ी, इसका बायां होगा इधर पूर्व की तरफ और 7 किलोमीटर चली। मान लो ये चली यहाँ 7 किलोमीटर। अंत में कार्यालय पहुँच गई। वे अपने घर से किस दिशा में, ये रहा घर, घर से ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है, ठीक है। और कितने किलोमीटर दूर, कितने किलोमीटर दूर है, तो ये 15 है तो ये भी 15 होगी, 15 ये 7 ये 15 और 7 कितने किलोमीटर है, 22 किलोमीटर। तो पूर्व में 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं इसके। ये आया सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ब्रैकेट कॉल करते हैं और ब्रैकेट में ही सबसे पहले छोटे कोष्ठक को, तो ये 12 गुणा 3 36, ठीक है। तो यहाँ पर ये 36 हो गया। अब इस भाग के निशान को हल करेंगे तो ये आएगा 4/36 और गुणा में आ जाएगा 9। तो ये 9 चौक 36, 9 चौक 36 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से सिर्फ एक बचा, 18 में से एक गया 17। तो ये जो कोष्ठक बचा है ना, इसमें केवल और केवल 17 आया। तो अब ये 95/15 और माइनस का 34/17 और यहाँ से ये गुणा में 2 है तो ये गुणा में लिख दो 2। तो ये 17 2 34, ये आ जाएगा 4। तो ये आ गया 4 लिख दो, माइनस इस 15 का दिया 15 छक्के 90 और 1/3, 6 से ही 1/3 में से 4 गया तो 2 से ही 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे चलते हैं। पहले आपको ब्रैकेट कॉल करना होता है, बाकी और कुछ नहीं करना। अगला प्रश्न है 17। एक गोले की त्रिज्या और एक शंकु के आधार की त्रिज्या दोनों 3√2 सेंटीमीटर के बराबर है। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr², ठीक है। और लंबवर्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबवर्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr कोष्ठक r प्लस l होती है तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, तो यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल, दोनों की त्रिज्या 3√2 है तो ये r से एक r कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा 4 गुणा r बराबर r प्लस l। तो ये r इधर माइनस होगा 4r में से, तो 3r बराबर l। तो जो l की वैल्यू आई वो 3 गुणा 3√2 यानी ये आ जाएगा 9√2। अब ये आपको एक शंकु दे रखा है, इसको बस यहाँ से, अभी तक आंसर नहीं आया है। शंकु में आपको इसकी हाइट निकालनी है, जबकि जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है 3√2 और तिर्यक ऊंचाई है 9√2। ये 90 डिग्री का कोण है, ये आपको निकालना है। तो यहाँ से इसकी हाइट जो होगी वो अंडर रूट, यानी कि इस कर्ण का स्क्वायर में से ये माइनस कर देंगे। तो ये 90 में 81, 81 को किया तो ये आ जाएगा 162 माइनस 3 3 9, 9 को 2 से गुणा किया 18 और इसको जब माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा √144 और √144 का मतलब होता है 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं 19 नंबर सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। x की वैल्यू ये दे रखी है, तो मैं ऊपर नीचे परमीकरण कर देता हूँ। परमीकरण करेंगे तो 2 प्लस जो √3 है, ऊपर भी 2 प्लस √3 का गुणा कर देते हैं
और 2 माइनस रूट 3 है और नीचे भी 2 प्लस रूट 3 का गुणा कर देते हैं। तो a माइनस बी और a प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1, तो नीचे तो कुछ बचेगा नहीं, ऊपर बचा है a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 4 प्लस 3 प्लस 2 गुणा 2 4 रूट 3, तो ये हो गया 7 प्लस 4 रूट 3। एक्स की वैल्यू ये आ गई। तो आपसे यही पूछा था इसकी वैल्यू, तो एक्स की जगह ये रखा मैंने और माइनस 7 किया और इसका होल स्क्वायर करना है, तो 7 से 7 कैंसिल, 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का 3, 16 गुणा 3 क्या आ जाएगा 48, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दे रखा है यहाँ से, ये बाकी सारे जो दे रखे हैं वो जीके के प्रश्न हैं। ये आ जाओ 26 नंबर, a प्लस बी का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसे 8 अंकीय संख्या 15 से विभाजित है। यानी कि क्या दे रखा है 4 5 2 3 a 6 0 और b, ये 15 से, इसका मतलब 3 से भी और 5 से भी। 5 से विभाजकता का नियम कहता है कि b की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 5 होगी, और आपको अधिकतम वैल्यू लेनी है, इसका मतलब आप क्या लोगे b की वैल्यू 5, ये 5 हो गया। 3 की विभाजकता का नियम कहता है अंकों का योग 3 होना चाहिए, तो 5 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20 और 5 25। अब 25 के बाद a की वैल्यू 2 लेंगे 27, वो भी 3 से चला जाएगा। यहाँ से 5 लेंगे 30, वो भी 27 3 से विभाजित होता है। 8 लेंगे तो वो 33, वो भी होता है। 8 से बड़ी संख्या आ नहीं सकती, तो सबसे बड़ा क्या हो सकता है 8, तो a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 5 है। 8 और 5 कितनी हो जाएगी 13, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अधिकतम वैल्यू वो कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 28वां, a से b तक 74 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से गति करती है और b से a तक उसी मार्ग पर 111 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से लौटता है, तो औसत चाल क्या होगी। तो अगर मान लो इस तरीके से आपको दे रखा हो कि कोई a स्पीड से जाता है और b स्पीड से वापस आता है उतनी दूरी में, तो औसत जो चाल होती है, औसत चाल होती है 2ab बट्टा a प्लस b। तो वैल्यू रख दो, 2 गुणा a की वैल्यू है 74, b की वैल्यू है 111, और यहाँ पर इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 100 कितना आ जाएगा 85, और इसकी जब इसमें भाग दोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 88.8 किलोमीटर प्रति आवर। भाग दे आप खुद दे सकते हैं, इतने आप समझदार हैं। ठीक है, आगे चलें इसके अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दे रखा है वापस देखो, सीटिंग अरेंजमेंट, इस पर विशेष फोकस कर लो, ये आपके लेवल 2 3 और 5 में आपके काम में आएंगे। ABCDE जो आपको JKLM एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, उसमें से 4 इसके कोनों पर बैठे हैं और 4 अन्य भुजाओं पर बीच में मध्य में बैठे हैं। D देखो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, ये 8 का बना देता हूँ। देखो ये जो मैं कर रहा हूँ ना, इसी तरीके से आपको सोचना है। तो 1 2 3 4 यहाँ बैठे हैं और 1 2 3 और 4 यहाँ बैठे हैं। डी मेज के किसी एक कोने पर बैठा है, यहाँ से कहीं पर भी बिठा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। डी किसी एक कोने पर बैठा है तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर डी बैठा हुआ है। डी के बाईं ओर गिनने पर डी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं बायां, तो डी का जो बायां होगा वो इधर होगा। डी और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब देखो एक तो ये, एक ये, और यहाँ कौन बैठेगा सी बैठेगा। सी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब सी और बी के बीच देखो, इधर से आगे चले 1 2 3, यहाँ कौन बैठ रहा है बी बैठ रहा है, और इधर से चलें 1 2 3, यहाँ कौन बैठ रहा है बी, इसका मतलब बी का स्थान फिक्स है, इस लाइन से क्लियर हो रहा है, तो यहाँ तक का कंप्लीट हो चुका अपना। एम बी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। एम जो बी का बायां इधर होगा, बाईं और तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है एम बैठा है। इसके बाद बैठा है के एम के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, इसका एम का दायां इधर होगा और इधर यहाँ पर कौन बैठा हुआ है के बैठा हुआ है। ए ने तो बी के और ने सी के ठीक बगल में बैठा है,
ए जो है वो बी और सी के ठीक बगल में बैठा नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ तो ए नहीं बैठेगा और सी के बगल यहाँ ए नहीं बैठेगा, तो ए सिर्फ इसी जगह पर बैठेगा। जे ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जे जो ए का बायां इधर होगा, तो यहाँ पर ये होगा जे। इसके बाद में एल के दाईं और दूसरे स्थान पर, बाकी जो एल बचा वो यहाँ हो जाएगा। एल के दाईं ओर दायां जो हिस्सा होगा ना एल का, वो इधर होगा। एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर पहला और ये दूसरा कौन बैठा हुआ है, एम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम। आपको एक बार में सिटिंग अरेंजमेंट इसी तरीके से कंप्लीट करने हैं। आगे चले 30वां। देखो इसने बोला ए बट्टा 2, 2a/3, a/4 और 3a/5 की माध्यिका 6 है, तो ए का मान कितना होगा। ए एक प्राकृत संख्या है। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका ये होती है अगर मान लो ABC 3 संख्याएं, उसको आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, और आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में जो संख्या बीच में आती है वो माध्यिका होती है। अब आप कहोगे कि इसमें 3 है तो बीच में बी आ रहा तो माध्यिका होगी, लेकिन अगर 4 आ जाए ABCD, अब इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, बीच में 2 आ गई ना, तो दोनों को जोड़ो और दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो, ये इसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका। बस इतना सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब इसको मैं व्यवस्थित कर देता हूँ। व्यवस्थित कैसे करेंगे, देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, a/4 आरोही क्रम में, छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। उससे बड़ी संख्या कौन सी है, a/2। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 3a/5। उससे बड़ी संख्या कौन सी है, 2a/3। और सबसे बड़ी संख्या क्या है, a। तो ये 5 है, तो बीच में क्या आया, 3a/5, और इसका जो मान है वो पर्सन में दे रखा है 6, तो 3 से काटा 2, 5 को 2 से किया 10, a की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 10। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। आगे चलते हैं 31 नंबर। 31 को देखो, यहाँ इसने बोला ये आपके सारे निर्देश दे रखे हैं। इसने बोला CL की संतान है, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, CL की संतान है। तो देखो L यहाँ रहा, तो मैं U को यहाँ काउंट नहीं करूँगा क्योंकि U से कोई मतलब नहीं है। L यहाँ पर है, C यहाँ पर है, तो इस L से आगे ही चलेंगे। यहाँ 2 दे रखा है, 2 का मतलब है YZ का पति है, इसका मतलब L G का पति है। L किसका है, G का, ये दे रखा है पति, ये आपने यहाँ नोट कर दिया। फिर 4 नंबर G4M, M का इसका मतलब है YZ की माँ है, इसका मतलब क्या है, GM की माँ है। G किसकी माँ है, M की माँ दे रखी। 1 नंबर M1O, इसका मतलब है YZ की बहन है, यानी M किसकी, O की बहन है। M जो दे रखा है वो O की बहन दे रखी है, ये महिला होगी। अब यहाँ दे रखा है इस प्रश्न में, यानी कि CL की संतान है। L की संतान होने के लिए यहाँ जो आपका आएगा C या यहाँ पर या तो भाई होगा या क्या होगी, बहन होगी। भाई और बहन होगी, इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भाई और बहन वाले ऑप्शन कौन से हैं, देखो YZ का भाई है एक तो 5 नंबर वाला, और एक YZ की बहन है एक 1 नंबर वाला। तो 1 नंबर और 5 नंबर वाले जो दे रखे हैं, तो आप यहाँ इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बोल सकते हैं या तो 1 आएगा या फिर क्या आएगा, 5। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए 31 के बाद में 32। ये आपको एक श्रृंखला को पूरा करना है। श्रृंखला में पहला काम करना है कि अक्षरों की संख्या ABC दे रखा है, तो ABC दे रखा है। तो देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँगा इसकी, तो पहला अक्षरों को काउंट कर लो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, तो डेफिनेटली ये 4 के पेयर बनेंगे। 1 से लेकर के ये 4, फिर यहाँ से ये 4, फिर A से लेकर के फिर से 4, और फिर यहाँ से यहाँ तक 4। तो A B C, फिर A B और फिर C, A B और C, फिर A B और C। इसका मतलब क्या आया, 2A B A C A, 2A B A C A, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है टोटल अक्षर 16 है, तो 4 का पेयर बन सकता है या फिर 8 का या फिर 2 का, तो ज़्यादा चांस होता है कि 4 के ही पेयर बनेंगे। आगे चलें इसके 32 के बाद 33। दी गई बिनों में से कौन सी 1/2 से कम है। 1/2 से कम है, इसका मतलब देखो इसमें ये इसको मान लेते हैं ये 80 किया, तो 15 7 75, 15 5 75, ठीक है। फिर 5 शेष बचा,
तो ये तो 0.5 से बड़ी हो गई ना, जबकि इसका मतलब 0.5 से छोटे चाहिए। ये 110 किया, इसको पॉइंट लगाया, 21 105, फिर 5 बचा, ये भी बड़ी हो गई 5 से, 150 किया, 31 को 5 से किया तो ये 155 आता है, तो बड़ी हो गई, इसका मतलब 0.4 ही बचेगा। और 0.4 क्या होता है, 0.5 से छोटा होता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे चलते हैं 34 नंबर। 34 आपका दे रखा है, एक विद्यालय की कक्षाएं 5, 6 और 7 में क्रम से 360, 520 और 280 छात्र हैं। इन छात्रों को एक यात्रा पर ले जाने के लिए बसों को किराए पर लेना है। यदि प्रत्येक बस में छात्रों की संख्या समान है और प्रत्येक बस में एक ही कक्षा के छात्र हैं, तो प्रत्येक बस में बैठ सकने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। सीधा सीधा क्या है, एचसीएफ का प्रश्न है। इन तीनों का एचसीएफ लेना है, 360, 520 और 280। तो अगर इन तीनों का अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ ना, तो वो कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 40, यानी 40 का इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी भाग जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 40। आगे चलते हैं 35। वापिस से सिटिंग अरेंजमेंट कहा गया है। वापिस वही तरीका अपनाना है कि किस तरीके से करें। 8 व्यक्ति हैं, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं और सभी का मुख उत्तर की तरफ दे रखा है। सभी का मुख उत्तर की तरफ दे रखा है, तो ये 8 व्यक्ति हैं और इनका मुख ऊपर उत्तर की तरफ है। उत्तर की तरफ होते ही ये हिस्सा इसका होता है बायां हिस्सा और ये हिस्सा होता है इसका दायां हिस्सा और ऊपर की तरफ मुँह है। इसने आप जो बोल रखा है वो देखो, एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर नहीं सॉरी, इस लाइन को पढ़ो। एम पंक्ति के किसी एक सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है। इसका मतलब 1 2 3 और यहाँ से 1 2 3 3 3 6 7 और 8। एम यहाँ बैठा होगा या एम यहाँ होगा, ये एम यहाँ पर होगा या एम यहाँ पर होगा। एन एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ अगर एम बैठा है तो इसको इसी तरीके से बैठाओ। देखो इसने यहाँ जो लास्ट में दे रखा है ना, पी के बाईं ओर उतने ही व्यक्ति बैठे हैं, तो मैं यहाँ पर पहले इस कंडीशन को बिठा के देख लेता हूँ कि एम को यहाँ पर बिठाया, एम के दाईं ओर दूसरा, दायां इधर होगा, दाईं ओर दूसरा पहला, दूसरा इधर कौन बैठा हुआ है, एन। एन के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं, इस एन के दाईं ओर यहाँ कोई नहीं बैठा हुआ, तो पी के बाईं ओर उतने व्यक्ति बैठे हैं। इसका मतलब पी इस कॉर्नर पर बैठेगा तो पी के बाईं उधर कुछ नहीं बैठेगा। एस और एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ कौन आ जाएगा, पी। एक्स वाई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, इसका मतलब 2 व्यक्ति एक साथ ये बैठ सकते हैं यहाँ पर। एक्स जो है वाई के दाईं ओर बैठा है, वाई के दाईं ओर यहाँ कौन बैठा है, एक्स। ठीक है, एक्स और वी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एक्स और वी के बीच केवल और एक व्यक्ति बैठा है। तो ये बोला है टी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ बैठेगा टी, और टी के दायां इधर है, इधर कौन सा, एक ही व्यक्ति बैठा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो ये इस तरीके से आपको इसको हल करना था। आगे चलते हैं, ये 36, ये छोटे बड़े वाले, ये अपन ने फर्स्ट पारी की जो शिफ्ट थी ना, 9 की फर्स्ट शिफ्ट, उसमें भी आए थे। 6 व्यक्ति दे रखे हैं जिनमें से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, उनमें से प्रत्येक एक अलग कक्षा से ओ वी से लंबा है किंतु टी से छोटा है। ओ किससे लंबा है, वी से ओ लंबा है किंतु टी से छोटा है। एस वी ओ क्रम से 9, 7 और 3 में, एस किस में, 9 में, वी किस में, 7 में, ओ किस में, 3 में। आगे जो एक दे रखा था ना, एस 9 में, अब ये बोल रहा है एस सबसे लंबा है, एस सबसे लंबा है और सबसे बड़ी कक्षा में, तो एस सबसे लंबा है और एस किस में, 9th क्लास में। एक्स वाई से लंबा है किंतु वी से छोटा है, एक्स जो है वो वाई से लंबा है, एक्स वाई से लंबा है किंतु वी से छोटा है। टी वाई से बड़ी कक्षा में है, टी किससे, टी जो दे रखा है वो वाई से बड़ी कक्षा में किंतु वी से छोटी कक्षा में। अब देखो यहाँ टी जो है ना, वाई से बड़ी और वी से छोटी कक्षा में, वी से छोटी कक्षा में दे रखा है। एक्स वी से बड़ी कक्षा में, एक्स कहाँ से, वी से बड़ी कक्षा में, तो वी से बड़ी कक्षा यहाँ क्या हो जाएगी, 8। ठीक है, 8 हो गया।
और यहाँ इसको बोला तो टी वाई से बड़ी कक्षा में, टी किससे, वाई से बड़ी कक्षा में, किंतु टी वी से छोटी कक्षा में, वी से छोटी कक्षा में इसको मान लेते हैं 6 और इसको मान लेते हैं 5। आपसे बोला है कि इनमें से कौन v से बड़ी कक्षा में है किंतु v से छोटा है, तो v से छोटा x है और ये x इससे बड़ी कक्षा में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर x। आगे चले इसके 37वें प्रश्न पर आते हैं। उत्तर की ओर मुख किए हुए 25 व्यक्तियों की एक पंक्ति में केशव का स्थान दाएं से 7वां है और यदि तेजा केशव के बाईं और 5वें स्थान पर है तो पंक्ति में बाएं सिरे से तेजा का स्थान कितना होगा। ये दे रखा है, इधर से 7वें स्थान पर है तेजा, इसके 5 स्थान इधर यानी 12वें स्थान पर है कौन, केशव, और टोटल पंक्ति में 25 व्यक्ति है और इधर से आपको स्थान पूछे, इधर से स्थान पूछे तो आपको क्या करना है, टोटल व्यक्ति यानी कुल जो स्थान होता है दाएं से प्लस बाएं से माइनस का 1, तो ये कुल 25 है, दाएं से स्थान है 12 प्लस बाएं से मुझे नहीं पता है और माइनस का 1, तो 12 माइनस 1 11, 11 इसमें से 25 में से 11 जाएगा तो ये बाएं से स्थान होगा और 25 में से 11 जाने पर कौन सा जाएगा, 14वां स्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर जो दे रखा है 38 अगर मैं बात करूं तो 38 दे रखा है आपका कथन निष्कर्ष का, सभी आर्किड फूल है, सभी आर्किड फूल है, इसका मतलब यहाँ ये जो दे रखा है आर्किड और आर्किड के ऊपर जो दे रखा है डायग्राम किसका, फूल का, कुछ आर्किड सुंदर है तो ये आर्किड का और सुंदर का डायग्राम आपस में कट करेगा, कुछ फूल सुंदर है तो फूल वाला और सुंदर वाला दोनों गोलक कट कर रहा है और कुछ है, इसका मतलब पहला क्या हो गया सही, सभी सुंदर फूल है, सभी सुंदर क्या है, फूल है, क्या सभी सुंदर का डायग्राम फूल के अंदर आ रहा है, फूल के अंदर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया गलत, तो केवल और केवल निष्कर्ष फर्स्ट इसका पालन करेगा तो इसका सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलिए इसके 38 के बाद में जो दे रखा है 40 नंबर, रेणु के प्राप्तांक गलती से 9 के स्थान पर 99 के रूप में अंकित हो गए, इस गलती के कारण कक्षा के औसत प्राप्तांक वास्तविक औसत से 2.25 अधिक है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, 9 से 99 हुए तो कितने अधिक हुए 90, और वो औसत पर कितना प्रभाव डाल रहा है 2.25 का, तो ये 2.25, तो ये पॉइंट हटाते ही ऊपर क्या चला गया 100, तो यहाँ से 25 का भाग दिया 25 चौक 100 और 9 से ये 9 कटेगा 10, 10 को 4 से गुणा किया 40, यानी छात्रों की जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी 40। आगे चलते हैं 40 के बाद में 41, 36 सेंटीमीटर लंबाई और 16 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार धात्विक शीट से 6 सेंटीमीटर 4 और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 3 वर्ताकार प्लेटें काट कर निकाली जाती है, धात्विक शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल एक वर्ग के रूप में वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो 36 और 16 ये इसका क्षेत्रफल, 36 को 16 को 16 छके 96 यानी कि 9 16 तिके 48 और 48 और 9 कितने हो गए 576। अब निकालना है किसका, वर्तों का, तो वर्त का होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो सब में कॉमन है और आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये 36 16 4 कितने हो गए 56, 22/7 गुणा 56, 56 8 बाई 8 176, तो ये हो गया 576 में से 176 घटाया 400, ये जो शेष सीट बची है वो एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है, वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 400 का √20, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 20। आगे चलते हैं, इसके बाद में जो आगे के प्रश्न दे रखे हैं 42, कौन से दो चिन्ह को आपस में बदला जाए कि ये समीकरण सही हो जाए, तो देखो माइनस और भाग को देखोगे ना, तो क्योंकि 12 में 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब माइनस और भाग, जैसे ही 12 पहला ऑप्शन उठाया भाग 4, माइनस की जगह भाग और भाग की जगह माइनस कर रहे हैं, प्लस का 8 गुणा 3 और माइनस 7, इसमें भाग दिया 3 प्लस 8 गुणा 3 माइनस 7, 8 3 24 और 3 27, 27 माइनस 7 कितना आंसर आ गया 20, और यहाँ पर भी कितना है 20, इसका मतलब इसका पहला सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 44 के बाद में
46, ये दे रखा है 0.25 का अंडर रूट। 0.25 का होता है 5 और 1 पॉइंट वो लगेगा, इसका मतलब ये हो गया 0.5 प्लस इसका क्या हो जाएगा 49 का 7 और 4 अंक के बाद दशमलव है तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो नीचे 100 आ जाएगा और ये 2 से गुणा हुआ है तो ये हो गया 14/100 यानी कि पॉइंट का 14 माइनस इसका 9 का निकलेगा 3 और 2 जीरो है तो ये 1 जीरो बाहर निकलेगा 10 और ये गुणा होगा 0.3 से यानी 3/10 तो ये हो गया 9/100 यानी कि 0.09। तो 0.14 में से 0.09 घटा तो ये बचा 0.05 और 0.5 में इसको जोड़ना है तो 0.5 और 0.05 आपस में जोड़ा तो ये क्या आ गया 0.55। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.55। आगे चलते हैं 46 के बाद में 49। एक वस्तु किसी 12,300 रुपये में खरीदता है और 200 रुपये भाड़े पर वे खर्च करता है तो ये वस्तु ए के पास में कितने की हुई 12,500 रुपये की। ए ने इसे 10% लाभ पर बी को बेचता है और बी इसे 6% लाभ पर सी को बेचता है। अब सी के पास कितने में जाएगी तो सी के पास ये जाएगी 10% का मतलब 11/10 और 106/100 तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मैं 5 से काटा 25, 5 से इसको काटा 2, 2 से काटा इसको 53, 53 को 25 से गुणा कर देते हैं 53 गुणा 25, 25 75, 7 125 और 7 132 और इसको 11 से गुणा करेंगे तो एक बार 3225 इसके नीचे लिख दो 5 7 5 4 1 ये इसका मूल्य हो गया। सी ने उस वस्तु को क्रय मूल्य से 2915 रुपये अधिक पर अंकित किया। ये इसके लिए क्रय मूल्य इससे कितने रुपए अधिक अंकित किए तो 14,575 से 2915 रुपये अधिक अंकित किए तो ये 0 9 9 5 14 7 और 1 17,490 रुपये। अब इस पर बोल रहा है इसने 10% छूट दी तो 17,490 पर 10% छूट दी यानी कि 10 की वस्तु 9 में बेची तो ये 9 से 9 9 81, 8 9 चौक 36 और 8 कितने हो गए 36 और 8 44, 4 9 7 63 और 4 67, 6 9 और 6 15,741 इतने में उसने बेची। तो ये बोल रहा है सी द्वारा लाभ कितना हुआ तो 15,741 में बेची और 14,575 में खरीदी तो 11 में से 5 गए 6, ये 8 14 में से 8 गए 6, ये 1 और ये 1 1166 रुपये का इसको क्या हो गया लाभ हो गया। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा 1166। आगे चलते हैं 49 के बाद में 50। यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुना से 6 अधिक है, धनात्मक संख्या x का वर्ग स्क्वायर उस संख्या के 5 गुना से 6 अधिक है, 6 बराबर कर दो। अब वैल्यू पुट कर दो तो 6 को जैसे उठाओगे 6 चंग 36 माइनस 5 गुणा 6 30 तो 36 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 और ये इसका सही आंसर हो जाएगा 6। सीधा सिंपल सा आपका प्रश्न था। आगे चलते हैं 50 के बाद में 52। एक कक्षा में 42 विद्यार्थी है, यदि कृतिका का स्थान शीर्ष से 18वां है तो नीचे से स्थान कौन सा होगा। तो वही है कि कुल जो व्यक्तियों की संख्या होती है ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान माइनस का 1 तो 42 बराबर ऊपर से स्थान है 18 प्लस नीचे से आपको नहीं दे रखा है माइनस का 1, 18 में से 1 गया 17, 17 इसमें से माइनस कर दो तो 12 में से 7 गए 5 यानी 25 तो नीचे से कृतिका का कौन सा स्थान हो जाएगा 25वां स्थान। आगे चलते हैं 52 के बाद 53। रोशनी को ठीक से याद है कि सृष्टा का वर्षगांठ गुरुवार से पहले किंतु सोमवार के बाद आता है, यानी कि सोमवार के बाद में और गुरुवार के पहले। कल्याण को ठीक से याद है कि सृष्टा की वर्षगांठ मंगलवार के बाद, यानी कि मंगलवार के बाद किंतु शुक्रवार से पहले। तो सृष्टा की वर्षगांठ निम्न में से किस दिन आई तो मंगलवार के बाद में। जो दोनों में कॉमन दिन चलता है ना उसी को ले दो। यहाँ पर देखो बुधवार आ रहा है,
यहाँ पर भी बुधवार आ रहा है, तो बुधवार दोनों में कॉमन है, जो कॉमन होता है वही उसका आंसर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुधवार, यानी कि उसकी जो वर्षगांठ होगी वो किस दिन होगी, बुधवार के दिन। 53 के बाद 54, ये वाले प्रश्न आपके वैसे देखा जाए तो एसएससी में पूछे जाते थे पहले, अब रेलवे के पैटर्न में भी ये पूछे जा रहे हैं आपके। एक निश्चित धनराशि को 18% वार्षिक चक्र ब्याज की दर पर 1 वर्ष और 4 माह, 1 वर्ष और 4 माह का मतलब हो गया 16 माह, ठीक है, निवेश किया गया, जिस पर ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवर्ती ब्याज के आधार पर की गई। 8 मासिक का मतलब हो गया पहले 8 महीने पर ब्याज, फिर 8 महीने के बाद ब्याज, इसका मतलब ये 8-8 महीने के 2 बार ब्याज लगेगा, ठीक है। तो ये 2 साल हो गए, इसको साल बोल देंगे, 2 साल होगी। और यदि चक्रवर्ती ब्याज 3816 है तो निवेशित धनराशि कितनी होगी। देखो 18% जो ब्याज की दर थी ना वो 12 महीने की लग रही थी, तो अब 8 महीने की कितनी लगेगी, गुणा कर दिया 8 से, तो 6 दो 12 और 6 तिये 18, 2 से काटा 4 और 4 तिये 12% आपका इसका आंसर आया। अब 12% से अगर मैं बात करूं तो देखो पहले साल 12% लगा, फिर दूसरे साल भी 12% लगेगा, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज फिर 12 पर 12% और लगेगा, ब्याज पर ब्याज और लगता है। तो ये हो गया 12 और 12 24, और ये 1.44 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25.44% ये ब्याज होगा। और ब्याज कितना देर का है, 3816, और इसमें मैं भाग दूंगा 25.44, पॉइंट हटा देता हूँ और उस परसेंटेज के यानी कि धनराशि के 100 से और गुणा कर दिया। अब इसको आपको हल करना है कि किस तरीके से इसको हल करेंगे। मैंने 2 से काटा, ये आ गया 50, 2 से काटा इसका 1 2 7 2 1272, ठीक है। अब इस 1272 को मैंने इसमें भाग देंगे तो ये 3 बार चला जाएगा, और 50 को 3 से किया 150 और 2 जीरो ये, यानी कि कितना आ जाएगा, 15,000 रुपये इसका धनराशि आ जाएगी। आगे चले इसके 54-56, 8 मासिक चक्रवर्ती आधार पर 7800 रुपये की धनराशि x% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए 10,381.80 हो जाती है। और आगे वाले की भी बात इसकी पहले कर लेते हैं। 8% मासिक है और 2 साल है, इसका मतलब 8 8 और 8 कितने साल हुए, 3 साल का साइकिल पीरियड बन गया, क्योंकि ये 24 महीने हो गए 2 साल में। अब x% वार्षिक ब्याज की दर है, इसका मतलब ये x% जो आएगा ना वो 8 महीने की ब्याज की दर आएगी, जबकि आपको 12 महीने की ब्याज की दर निकालनी है। तो ब्याज की दर यानी कि जो पावर जो 3 है 3 साल की, वो कितनी आएगी, मिश्रधन ऊपर लिख दो 8, और ये नीचे आपका मैं लिख देता हूँ 78,000। 78 का इसमें भाग दोगे तो ये आ जाएगा 1331/1000, और ये होता है 11/10 की पावर 3, यानी कि ये हो गया 11/10। इसका मतलब 1/10 गुणा 100, ये जो आती है ना वो ब्याज की दर आती है। ब्याज की दर कितनी हो गई, 10%। तो ये जो x का मान है ना वो 10% नहीं आया है, ठीक है। ये 8 महीने के लिए 10% है, आपको x का मान 12 महीने के लिए निकालना है। तो ये जो 10% है ना, ये 10% ये 8 महीने के लिए, तो 12 महीने के लिए कितने होगी, तो 2 और 4 से काटा 3, 2 से काटा 5, 5 तिये 15% जो है ना वो x का मान आएगा। अब ये बोल रहा है x + 5%, यानी ये कितने परसेंट हो गई, 20% वार्षिक। इसने बोला ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है, तो समान धनराशि यानी कितने रुपए, 7800 रुपये पर 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। अभी जो है ना ब्याज की गणना वो 6-6 महीने पर कर रहे हैं, तो जो 20% है ये वार्षिक है, तो 6-6 महीने पर ये 10% और 10% के तौर पर आएगी। तो पहले साल 10%, अगले साल 10%, और फिर इस 10 का 10% और लगेगा, इसका मतलब ब्याज कितना लगा, 21%। तो ये 7800 का 21% ब्याज लगेगा, 21/100, यही इसका चक्रवर्ती ब्याज होगा, और गुणा करने पर आपका आ जाएगा 1638 रुपये। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1638। इसको थोड़ा ध्यान से करना था कि किस तरीके से आपको इसको टेकल करना था। आगे चल लेते हैं। अगला प्रश्न है 57, PQRS में केंद्र O वाले एक वृत्त में चक्रीय चतुर्भुज है, PQR और PSR 11:7 है, PQ बराबर QR है, तो OPQ का मान क्या होगा। चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने के कोणों का योग होता है 180 डिग्री।
अगर मैं वर्त की बात करूं, ये एक सर्कल दे रखा है और ये एक डायग्राम बना लेते हैं। पी क्यू आर एस, चारों जो पॉइंट होते हैं वो वर्त की परिधि पर होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण यानी एस प्लस क्यू भी 180 होगा और पी प्लस आर भी 180 होगा। अब ये 11 और ये अनुपात है 7, इसका मतलब ये हो गया 110 का और ये हो गया 70 डिग्री का। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इन दोनों को मैंने मिला दिया आपस में और यहाँ जो है वो पॉइंट है ओ सेंटर, ये इस तरीके से आपसे पूछा था ओ पी क्यू, ये कोण पूछा था। अगर मैं इसकी 110 की बात करूँ, ये और ये बराबर है तो क्या ये 35 है तो ये भी 35 नहीं होगा, 35 35 70 और 110 180। अब किसी भी जीवा द्वारा, ये जीवा है, जीवा द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण, ठीक है, उसी द्वारा जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर दुगुना होता है तो ये 35 है तो ये कितना हो गया 70 हो गया। अब केवल इसको देखना, कौन से त्रिभुज को, मैं त्रिभुज ओ पी क्यू की बात कर रहा हूँ। ये इसकी त्रिज्या है, ये भी इसकी त्रिज्या है, ये कोण 70 है तो बाकी जो कोण बचे दोनों वो 110 बचे, दोनों बराबर होंगे तो ये 55 हो गया तो ये भी कितना होगा 55 और ये इसका सही आंसर हो जाएगा 55 डिग्री। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ये वाला थोड़ा सा एक तरीके से देखा जाए तो टफ साइड में था कि मतलब ये अगर डायग्राम सही से नहीं बनाया तो आप आंसर थोड़ा अलग लगा सकते हैं इसका। बाकी आप थोड़ा सा देख लेना इसको वापस तो ये क्लियर हो जाएगा आपका। फिर आ जाओ 59, 81 की पावर 0.16 और 3 की पावर 0.36 तो 81 होता है 3 की पावर 4 और 4 गुणा 0.16 तो ये हो गया 3 की पावर 0.64 गुणा में 3 की पावर 0.36। जब दोनों के आधार समान होते हैं तो घात जुड़ जाती है तो 3 की पावर 0.64 और 0.36 को जब जोड़ेंगे तो ये 1 होता है तो 3 की पावर 1 कितनी होती है 3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। आगे चल लेते हैं। तिरसठ, किसी संख्या का 1/8 42 के आधे से, 42 का आधा 21 से 12 कम है, 21 में से 12 घटाए 9, यानी किसी संख्या का 1/8 9 है तो x का मान 9 कितना हो गया 72, तो उस संख्या का 1/4 यानी 72 का 1/4 कितना हो गया 18, तो उस संख्या का 1/4 कितना हो जाएगा 18। आई होप सभी के सभी जो प्रश्न थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में हम ये यहाँ तक के ही प्रश्न कंप्लीट करेंगे क्योंकि लगभग आपका आधा पोर्शन इसका मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट हो गया है, मैथ और रीजनिंग का। अगर ये वीडियो में आपको मैथ्स और रीजनिंग का जो भी सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ वो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आप शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे जितने भी स्टूडेंट है या एस्पिरेंट्स हैं उनको फ़ायदा हो सके। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।